हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। पिछली वीडियो में हमने जैव विविधता की हानि के बारे में समझा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोंडवाना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। जो भारत में बंगाल बाघ हैं, चीता हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, उनकी संख्या मानवीय गतिविधियों के कारण घटती चली जा रही है। मानवीय गतिविधियां मतलब शिकार कर रहे हैं, मानव जंगल काट रहे हैं, वहाँ पे कुछ बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनके आवास को ख़त्म ही कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी संख्या घटती चली जा रही है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की है। तो उनकी घटती संख्या को देखकर भारत सरकार ने उनके संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। ऐसे ही बंगाल टाइगर को संरक्षित करने के लिए 1973 में बाघ परियोजना लाई गई। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। ऐसे ही चीता को संरक्षित करने के लिए चीता पुनर्वास परियोजना लाई गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गोंडवाना के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। उसी प्रकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर सरकार इनको संरक्षित क्यों कर रही है? अगर ये विलुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बंगाल बाघ, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इससे हमें क्या होगा? हमें थोड़ी कोई दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी दिक्कतें हमें भी होंगी। जब बाघ ख़त्म हो जाएंगे तो बाघ जिन जानवरों को खाता है उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। जैसे हिरन को मान लीजिए, हिरन की संख्या बढ़ने लगेगी, तो हिरन जब बहुत ज़्यादा हिरन हो जाएंगे तो वो जंगलों में घास और जो भी पौधे उग रहे हैं नए, उनको खाने लगेंगे। फिर घास भी ख़त्म हो जाएंगे और नए पौधे भी नहीं उगेंगे, क्योंकि वो उन्हें खा रहे हैं। फिर पेड़ की पत्तियों को भी खाएंगे, जिससे धीरे धीरे जंगल ख़त्म होने लगेगा और फिर बारिश कम होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी और भी बहुत कुछ, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घास के मैदान में रहता है, जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। और अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या कम हो जाएगी तो इससे कीड़ों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाएंगे तो फिर फसल खराब होंगी, किसानों को बहुत दिक्कतें आएंगी। इसीलिए सरकार इतनी परियोजनाएं चलाती हैं जो भी जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनको संरक्षित करने के लिए। परंपरागत रूप से संरक्षित वन। अब परंपरागत रूप से संरक्षित वन किसे कहते हैं? ये वन सरकार द्वारा नहीं संरक्षित किया गया, ये लोगों द्वारा संरक्षित किया गया है। लोगों की मान्यताओं द्वारा। लोगों का मानना रहता है कि यहाँ हमारा बहुत पुराना मंदिर है, इस जंगल में कोई नहीं जाएगा, किसी भी जानवर को नहीं कोई क्षति करेगा और किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटेगा। या फिर ये मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मंदिर ही हो, ये कुछ भी मान्यता हो सकती है कि किसी राजा ने कुछ बनवाया हो। जो भी उनका मानना हो, ये मान्यता के आधार पे, उनकी परंपरा के आधार पे है कि हम इस वन को नष्ट नहीं होने देंगे। या फिर सरकार अगर यहाँ कुछ बनाना चाहे तो वो उन्हें बनाने नहीं देंगे। ये लोगों द्वारा संरक्षित किया गया है और इनको हम पवित्र उपवन, सीक्रेट ग्रोव्स कहते हैं। पवित्र उपवन वह आबादित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। और पवित्र उपवन का जो आकार है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आबादित मतलब यहाँ लोग जो हैं वो किसी को उस जंगल का
पेड़, उस जंगल के जानवर किसी को भी क्षति प्रदान नहीं करने देते हैं किसी के भी द्वारा। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं और ये पूरे भारत में पाया जाता है। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। इसमें बहुत से औषधीय पौधे हैं और बहुत से जीव जंतु हैं। ये मतलब जंतुओं और पौधों का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इनका संरक्षण जो वहाँ के लोग निवास करते हैं उनके द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्रों को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं है और किसी को भी वो लोग किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग मिलकर इनकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। इस प्रकार जो पवित्र उपवन है वो जैव संपदा है, सामुदायिक लोगों द्वारा संरक्षित किया गया है कि ऐसा भी नहीं है कि सरकार उसे संरक्षित करे, लोग अपनी मान्यताओं के द्वारा उस वन को संरक्षित कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास भी ज़रूर कोई ऐसा स्थान होगा, ऐसी कोई जगह होगी जहाँ लोग मान्यताओं के अनुसार जाते होंगे। वहाँ कोई किसी को कुछ बनाने सरकार द्वारा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो वो ये नहीं करने देते क्योंकि उनकी मान्यताएं इतनी ज़्यादा है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, ये नहीं मैटर करता है। पश्चिमी घाट का एक पवित्र उपवन। अब ये पश्चिमी घाट का एक पवित्र उपवन है। देखिए कितना ज़्यादा पुराना लग रहा है और कितना मतलब हरा भरा सा लग रहा है। बिल्कुल इसको देखकर पता चल रहा है कि यहाँ मानवीय गतिविधियाँ बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। हमें अपने ग्रह यानी कि पृथ्वी को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। अब हमें अपने ग्रह पृथ्वी की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं की रक्षा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे इंसानों को पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमें पेड़ पौधों और जंतु को भी सुरक्षित रखने का पूरा इंतज़ाम करना चाहिए, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज का चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।